पूछेगा, ए पूछेगा कि ये बता दीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद को सुलटारा कौन कराता है, तो आप बता दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट, बस इतना ही पूछेगा। लेकिन अगर इससे डीप पूछ लिया तो समझ लेना कि इस बार मैंने आईएएस का एग्जाम दे दिया, ठीक है, इतना डीप अगर गया तो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कैसे होता है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा और सीधा बता देते हैं राष्ट्रपति का चुनाव यूं ही होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ठीक है, समझिएगा इस कहानी को। देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सीधा नहीं होता है, वो तो हमने पहले ही बता दिया है, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, इसका चुनाव होता है। ये जो निर्वाचक मंडल है ना, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल जो है, उसमें निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, निर्वाचक मंडल का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसी कह सकते हैं संस्था बनेगी जिसमें निर्वाचित सदस्य ही मिलकर क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट देंगे। अब समझिएगा, देखिए अगर आप एम लक्ष्मीकांत सर को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ए लिखा रहता है राष्ट्रपति के चुनाव में इतने लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि भाग लेंगे। अब वहां पर समझ में नहीं आता भाग लेंगे का मतलब क्या होगा। आप क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत सर को पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे क्या बातें कही जा रही है। यहां पर भाग लेने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को कौन वोट देगा, ऐसे समझिए, राष्ट्रपति को कौन वोट देगा या कौन चुनेगा। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं, कौन लोग वोट देंगे राष्ट्रपति को, तो अब तो समझ ही गए होंगे। देखिए समझिएगा, सबसे पहली बात, कौन वोट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को जो वोट देंगे वो संसद के निर्वाचित सदस्य देंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं, तो संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वे क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट देंगे। अब संसद का मतलब आपके दिमाग में बातें कम आ रही होंगी, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैथमेटिक्स की तरह। लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं, तो इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो चुने गए होते हैं, वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये हो गई। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो मनोनीत मेंबर होंगे ना, ये राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे, क्योंकि साफ साफ कहा गया है निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, यानी कि वही लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे जो निर्वाचित है। निर्वाचक मंडल का मतलब ये हो जाता है जो निर्वाचित है, जो इलेक्टेड है, जिनको जनता ने चुना है या किसी न किसी माध्यम से, चुनाव के माध्यम से वे संसद के सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, दो आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व को देने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, दो आंग्ल भारतीय समुदाय से लोगों को चुनते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। तो ये लोग भी राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। कौन नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, दो आंग्ल भारतीय समुदाय से जो मनोनीत किए जाते हैं और जो 12 मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको भी राष्ट्रपति को वोट देने के लिए नहीं कहा गया है या उन्हें भी पावर नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है ना राज्यसभा में, मैंने आपको बताया है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग हैं ना, ये उन्हीं की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात करते हैं, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य की जो विधान सभाएं हैं दोस्तों, तो राज्यों के विधान सभाओं की बात करते हैं, विधान सभाओं के सदस्य की बात करते हैं। अब ये विधानसभा आपके दिमाग में नहीं आ रहा ना, ये जो एमएलए होते हैं ना, जिनको आप चुनते हैं, ठीक है, जो मुख्यमंत्री के साथ होते हैं, ठीक है, तो ये जो निर्वाचित हुए हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को वोट कौन देता है, जितने भी विधान सभा है उनके निर्वाचित सदस्य। अब कितने विधानसभा है, कुल मिलाकर 28 राज्य है, तो 28 राज्य की बात करते हैं, तो 28 राज्य में जो विधानसभा है उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वे क्या करेंगे, राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक और बात मैं बता देता हूं कि कौन वोट नहीं देगा।
जैसे विधान परिषद की बात करते हैं ना, विधान परिषद की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं ना, इसके भी मेंबर राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके भी मेंबर राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। एक और बातें ध्यान रख लेते हैं, क्या केंद्र शासित प्रदेश भी कोई ऐसा है क्या जिसके सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे? बिल्कुल है। दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है, और वे है, एक तो दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के जो विधानसभा है ना दोस्तों, क्योंकि इनके पास स्वयं विधानसभा है, तो दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वे लोग भी वोट देंगे। और पांडिचेरी की बात करते हैं, एक बार पीसीएस में एक बार क्वेश्चन ये वाला आया था, ध्यान रखिएगा। वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा तो पता तो होना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां आप जाकर केवल और केवल अपना सर खजुलाएंगे, कहेंगे यार याद नहीं आ रहा है, सर ने तो बताया था। तो ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया संसद के निर्वाचित सदस्य। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, हो सकता ऑप्शन में संसद के निर्वाचित सदस्य बन जाए। अगर मैं चाहता तो आपसे ये कह देता लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, अलग अलग कर देता। लेकिन मैंने पहले एक किया ताकि आप समझ जाए, फिर आप नहीं समझ पाए तो हमने आपको बताया लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर आप नहीं समझ पाए तो हमने राज्यसभा को अलग करके बताया कि राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में दो लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो ये लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। और जो मनोनीत राज्यसभा में किया जाता है 12 लोगों को, ये लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। और राज्यों में जितनी भी विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? राष्ट्रपति को वोट देंगे। और जो 28 राज्य है, यहां पर क्या है? विधानसभा है दोस्तों, तो इनके निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास स्वयं की विधानसभा है, एक तो दिल्ली की बात करते हैं, दूसरी पांडिचेरी की बात करते हैं, तो इनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे। अब बताइए, क्या आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं, कि राष्ट्रपति को वोट कौन देगा, कौन नहीं देगा? चाहे आप ए याद कर लीजिए, और कौन देगा चाहे आप ए याद कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूंगा कि कौन नहीं देगा, तो आप ध्यान रखिएगा, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से लोग होंगे वे लोग नहीं देंगे, और जो 12 सदस्यों मनोनीत किए जाएंगे राज्यसभा में वे लोग नहीं देंगे, और तीसरा विधान परिषद की बात करते हैं, इनके भी मेंबर जो होंगे राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाकी सभी क्या करेंगे? वोट देंगे। देखिए, ऐसी बातें अगर आपके दिमाग से निकल गई तो समझ लो एक नंबर आपका कट गया। ये बातें आपको भूलना नहीं है, और ये बातें भूलने वाली भी नहीं है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है ना। लोकसभा कितनी बार पढ़ा दिया, राज्यसभा हमने कितनी बार पढ़ा दिया, विधानसभा को हमने पढ़ा दिया, अब कैसे आप भूलेंगे? दिल्ली पांडिचेरी दिमाग में हमेशा सेट रहता है, ठीक है। तो आप दो चार चीजें ना ऐसे ही याद कर लीजिए कि हाँ ये चीजें तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। अगर आ गया तो निश्चित तौर पर कर ही लेंगे। तो इतना थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर रहिए ताकि याद हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 4 बार इसी को बोलेंगे फिर याद नहीं होगा। कुछ नहीं, समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर आप समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो एक बार में भी नहीं समझेंगे। याद करते रहेंगे तो याद करते रह जाएंगे। बस समझ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए चीजें। ये मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ए है जनता, जनता ने इनको चुना, जनता ने इनको चुना। ये लोग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं। बस सिंपल सी बात इतनी है। ये देखिए, लोकसभा के यहां पे लिखा गया साफ साफ निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या साफ साफ लिखा गया है संसद के निर्वाचित सदस्य। यहां देखिए आप, निर्वाचित सदस्य में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्य, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के जो क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य होंगे वे लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति को वोट देंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में ना आया हो। अब अगर नहीं समझ में आया है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति क्या ही कहे, मंद बुद्धि का हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन एक बार कहना जरूरी है ताकि वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। देखिए यहां पर हमने वो बातें लिखा है, तो अब ये सब बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। दिल्ली पांडिचेरी की बात करते हैं, इनके भी विधानसभाओं के सदस्य वोट देते हैं राष्ट्रपति को। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आइए हम समझ लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती कैसे है।
मैंने आपको बताया है राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, एक कहानी तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि महाभियोग को चलाया कैसे जाता है। तो आइए ये समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, इन पर महाभियोग तब शुरू किया जाता है जब ये क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण कई बार लिख कर आता है। अगर हिंदी माध्यम से है तो वहां पर अतिक्रमण उल्लंघन दोनों सेम बातें हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है ना, ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ना, उसको कहां से लिया गया है? इस प्रक्रिया को हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वैसे ही भारत में भी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रोसीजर से। वो प्रोसीजर कौन सा है? वो है महाभियोग। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। लेकिन अब आप लोग कई जगह पढ़ते होंगे, भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना की गई है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की गई, सॉरी, ब्रिटेन के राजा और रानी से की गई है। हाँ, वो किस मामले में है? वो संसद के मामले में है। ठीक है, जैसे संसद में 3 प्रमुख बॉडी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो इस मामले में ब्रिटेन से तुलना की गई है राष्ट्रपति के। लेकिन इस मामले में अगर आप देखेंगे तो फिर किससे तुलना की गई है? वो की गई है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अर्थात कहने का मतलब ये है, महाभियोग की प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि कम से कम 14 दिन पहले उन्हें नोटिस देना पड़ता है, ये जरूरी है। दूसरी बात करते हैं, जिस सदन में चलाया जाता है, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी से एक सदन से चल सकता है, तो उसके लिए 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए, या कह सकते हैं उनके द्वारा पारित होना चाहिए। तभी क्या होगा कि एक सदन से मतलब चालू होगी महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, जब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं लोकसभा से यह प्रक्रिया चली या राज्यसभा से चलेगी, तो जिस सदन से चलेगा उससे पारित होकर इसको आगे वाले सदन में भेजा जाएगा। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे लोकसभा से यह प्रक्रिया चली महाभियोग वाली, तो लोकसभा के बाद क्या होगा, इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा क्या करेगा? उनके आरोपों की जांच करेगा। मतलब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, देखिए लोकसभा के मेंबर ही तो लगा रहे हैं ना कि राष्ट्रपति जो है एक तरह से संविधान का अतिक्रमण किए हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों, उसकी जांच की जाएगी। अब चाहे राज्यसभा स्वयं करे या करवाए, ठीक है, और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में स्वयं उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व देने का भी अधिकार होगा। मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसमें ये भी बैठकर देख सकते हैं कि क्या हमारे खिलाफ जो चीजें चेक हो रही हैं, यानी कि जो कहा जा रहा है वो चीजें सही हैं या नहीं। जब क्या होगा, सपोज दैट मान लेते हैं राज्यसभा में भी वो बातें सत्य पाई गई कि हाँ राष्ट्रपति ने क्या किया हुआ है कि एक तरह से संविधान का वायलेंस किया हुआ है, तो जब ये बातें यहां से दोनों जगह से चीजें हो जाती हैं तो लास्ट में क्या होता है, 2/3 बहुमत से पारित करवा दिया जाता है या पारित हो जाता है। जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को उनके पद से हटने के लिए कह दिया जाता है कि महोदय अब आप क्या करिए, अपने पद से हटिए। बस ये बातें ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो अलग से महाभियोग किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ये समझ लो इसके जड़ तक की कहानी मैं आपको बता दूंगा। इसमें बहुत सारी प्रोसीजर है, कई चीजें हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं जजों वगैरह की भी बात की जाएगी, तो वो सब मैं बाद में बताऊंगा कैसे कमेटी वगैरह का गठन किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है किस आर्टिकल के थ्रू और कैसे एक तरह से महाभियोग चलता है। तो संसद के किसी भी सदन से चल सकता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61। अब राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है? जब उसका कार्यकाल पूरा हो सकता है। पहली कंडीशन ये है, या उन्होंने क्या किया हो, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया हो, या लोकसभा राज्यसभा के द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर उनकी ऑफिस में मौत हो जाए तो फिर कौन बैठेगा? एक तरह से सुप्रीम, बता ही दिया हो, ये कहानी रहने देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के चुनाव उनका अवैध घोषित कर देता है तो ये भी बातें मैंने बता दिया है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। अब आप अपने ध्यान को बनाए रखिएगा, एक एक बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है उतना ही एक समझ लीजिएगा एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, समझिएगा इस कहानी को। आइए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या है, ठीक है।
राष्ट्रपति क्या करता है कि कई लोगों को अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्त करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को ये भी पावर दी गई है कि कुछ लोगों को वो अपॉइंट करता रहे। वैसे राष्ट्रपति के पास आप देखते हैं बहुत ज्यादा काम धाम नहीं होता है, तो इसके लिए उनको जितने भी इधर उधर के काम है ना, वो सारे काम राष्ट्रपति को दे दिया है कि तुम भी करते रहो एक तरफ। तो राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्त करता है। किसे नियुक्त करता है? एक तो पहली बात करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। विधिक सलाहकार का मतलब होता है कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। कानूनी सलाहकार की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है, सॉरी, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ऐसे समझ लीजिए भारत सरकार का एक वकील की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन इसे सैलरी वगैरह भैया नहीं मिलती है, ठीक है। इसे सैलरी वगैरह नहीं मिलती है बेचारे को, इसको पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक का मतलब ये है कि जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसको कौन डिसाइड करता है? तो इसको हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है ना, वही डिसाइड करता है, क्योंकि यही ही क्या करता है, इसे अपॉइंट करता है। तो ध्यान रखिएगा दो बातें। एक तो पहली बात याद रखिएगा कि महान्यायवादी को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वो अपॉइंट करता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। उसकी सैलरी वगैरह या कह सकते हैं पारिश्रमिक की बात करते हैं, उसे कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं। इनको भी अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये सीएजी कौन होता है? दरअसल क्या है, जो सरकार पैसे वगैरह खर्च करती है ना, तो इन पैसे के खर्च को देखभाल कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। ये बताती है कि कहां आपने पैसा खर्च किया और कितना खर्च किया, उसका आप हमें हिसाब दीजिए। जैसे क्या होता है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार का जितना मन करे, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जितना मन करे खूब पैसा खर्च करें, नहीं। आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे और जहां खर्च करेंगे उसके हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो ये समझ लो आपकी हालत खराब करके रख देगा सीएजी। इसीलिए कहा जाता है हमारे देश में सीएजी भी है, ठीक है। ये क्या करती है? सभी के पैसों के खर्च के देखभाल करती है, ऑडिट करने का काम करती है। दैट्स वाई इसका फुल फॉर्म रखा गया है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल रखा गया, ठीक है। तो इसको भी अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कमिश्नर होता है, उसके साथ अन्य आयुक्त जो होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि जो यूपीएससी आपके जीवन का सपना है, कई लोग सपना बनाए रखे हैं ना, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उनको भी अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और राज्यों के राज्यपाल की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार का एजेंट कहलाता है। केंद्र सरकार का एजेंट कौन कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है। तो इसको भी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, और इतना ही नहीं उसके सदस्यों को भी अपॉइंट करता है और वित्त आयोग का गठन भी करता है अनुच्छेद 280 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है हर 5 साल में। और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा आखिर ये वित्त आयोग क्या है। देखिए, वित्त आयोग को अंग्रेजी में कहा जाता है फाइनेंशियल कमीशन कहा जाता है। इसलिए इसका गठन किया जाता है कि केंद्र सरकार के पास भर भर के पैसा आता है टैक्स वाला। अब केंद्र सरकार क्या करती है? अपने सारे पैसे रखे रहती है, लेकिन ये वित्त आयोग क्या करता है? वो ये सुझाव देता है केंद्र सरकार को कि देखिए, आपके पास जितना भी टैक्स आया है वो सब मत रखिए, आप क्या करिए, 28 राज्य भी हैं, आपके बहुत सारे बेटे भी है ना, इन सभी को पैसे बांट दीजिए। तो केंद्र सरकार कहती है किसको कितना देना है आप हमें बताइए। तो वित्त आयोग कहता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या हुआ था, प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, तो इसको पैसा इतना दे दीजिए इस साल। और उत्तराखंड में इस तरह की समस्या हुई थी तो इसलिए इसको इतना पैसा दे दीजिए। जहां जैसे एक तरह से नीड होती है उस राज्य के हिसाब से क्या होता है, उस राज्य में क्या होता है, वित्त आयोग पैसे को
एक तरह से बंटवारा करवा देता है, बता देता है कि इसको इतना देना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है ना, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े ही ना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश के जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, वो जानते हैं ना, जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हैं ना कि अगर ए पढ़ लिख लेंगे, ए आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर ए क्या करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। वैसे ही हमारे देश की सरकारें भी हैं, जैसा कि बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे अभी बीजेपी सरकार है और उसकी सरकार जिन राज्यों में होगी बीजेपी वाली, उनको पैसा पहले पहुंचा देगी। जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां पैसा कभी 500 भेजेगी, कभी 1000 भेजेगी, कभी 10,000 भेजेगी, कभी 50,000 भेजेगी। कहने का मतलब ये है कि जितना भी पैसे अलॉटमेंट किए जाते हैं, 10 करोड़, 25 करोड़, 1 लाख करोड़, जितने भी अलॉट किए जाते हैं, छन छन कर पैसा भेजती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो राज्य जो होता है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो काफी चीजें वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो काफी चीजें समस्या आ जाती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, इन सभी को अपॉइंट करता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होंगे, इन सभी को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ आयोगों को भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। जैसे अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, अन्य पिछड़ा आयोग की बात करते हैं, तो इनके भी आयोगों को कौन एक तरह से नियुक्त करता है, तो करता है एक तरह से राष्ट्रपति करता है। या इनके अध्यक्ष और सदस्यों की बात करते हैं, कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। अंतरराज्यीय परिषद की बात करते हैं तो उसको भी कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है। तो संसद को बुलाता है या स्थगित करता है, यानी कि संसद के सत्र को संसद को बुला सकता है, ठीक है, और उसे स्थगित भी कर सकता है। और इतना ही नहीं, लोकसभा को भी भंग कर सकता है। याद करिए, बड़े अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर गतिरोध है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध है, तो उसकी संयुक्त बैठक भी कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बुलाता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। भाई इतना भी नहीं बता पा रहे हो, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। फिर उसके बाद प्रत्येक आम चुनाव, जैसे कि आम चुनाव का मतलब यह है, जैसे अभी लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा ना, तो इसे बोला जाएगा आम चुनाव, ठीक है, 2024 में। तो जब उन आम चुनाव के बाद क्या होता है, पहले सत्र की शुरुआत में भारतीय संसद को संबोधित करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन्हें यह समझाता है कि देखो, अब नई लोकसभा का गठन हो गया है, सत्ता पक्ष विपक्ष जिसको जितना भी लड़ना था चुनाव में सब कुछ आपने कर लिया। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप क्या करिए कि भारत की संसद को अच्छे तरीके से चलाइए, अच्छे से कानून बनाइए, देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए, ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। किसी भी तरह से संसद की कार्यवाही में दखलंदाजी ना करें। ऐसे तमाम तरह की बातें रखता है राष्ट्रपति, ठीक है, वो चाहे इमोशनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, हर तरह की बातें से समझाता है कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, संसद को अच्छे से चलने दीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान होता है अगर संसद एक दिन नहीं चलती है। तो आप कभी इंटरनेट पर डालिएगा कि एक दिन के संसद का खर्च कितना है, ठीक है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको लगेगा इतना पैसा खर्च होता है, फिर भी ये लोग करते क्या है, वहां जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं बच्चों की तरह। इस तरह तो प्राइमरी के बच्चे नहीं लड़ते जितना संसद भवन में आप देखते हैं, ठीक है, हर तरह के छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं। ये बातें आप देखिएगा, कभी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सीटें खाली होने पर लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। यहां कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता, उपाध्यक्ष नहीं होता है, तो राष्ट्रपति किसी को बोल देता है भाई आज तुम जाओ अध्यक्षता कर लो, ठीक है, तो इस तरह की चीजें कर देता है। बाकी लोकसभा के सदस्यों में से ही क्या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है, और उसके चुनाव की डेट कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। वो हमने लोकसभा के अध्यक्ष वाले में पढ़ाया ही था। फिर राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित या कह सकते हैं मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वह सांसद की अयोग्यता के प्रश्न पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श ले सकता है, यानी कि परामर्श भी करता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल
पावर से कौन कौन सी है? तो धन विधेयक पेश करने से पहले क्या होता है, उसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। ये जो धन विधेयक है ना, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मनी बिल कहा जाता है, ठीक है। किसके तहत लाया जाता है मनी बिल को? तो अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है, और राष्ट्रपति पहले अपनी सहमति दे देता है। तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा वाले टॉपिक में पढ़ाया हूं, ठीक है, अब ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। वह केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। ये बातें भी ध्यान रखना। जो बजट होती है ना, जिसे पहले बजट 2 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन जब से मोदी जी आए ना 1 फरवरी कर दिए, ठीक है। मोदी जी यही सब काम करते हैं, ये बात तो हम जानते हैं, छोटी मोटी बातें को ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि आपका याद बना रहे। तो केंद्रीय बजट की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, जिसे बोला जाता है इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड की बात करते हैं, तो इस फंड की जो एक तरह से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति के ही अंडर में होती है, यानी कि कह सकते हैं आकस्मिक निधि इसे बोला जाता है, इमरजेंसी फंड बोला जाता है। जब कोई डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे अभी कोरोना की महामारी आई ना, इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए हमेशा बने रहते हैं। 500 करोड़ हमेशा रखे रहते हैं आपके, टेंशन मत लीजिए। जब भी कोरोना ऐसी कोई बातें आई तो समझ लीजिए तुरंत राष्ट्रपति महोदय पैसा निकलवा कर दे देंगे, लो एंजॉय कर लो, ठीक है। बाद में लेकिन उसको जमा करना पड़ेगा।